हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो भाई, आज अपनी क्लास है राजगोपालाचार्य फॉर्मूला पे। तो सीआर फॉर्मूला क्या है ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे वेवेल योजना क्या थी और शिमला सम्मेलन क्या था। तो आपसे कोई पूछे सीआर फॉर्मूला कब आया तो क्या बताओगे? 10 जुलाई 1944 को आया। इससे पहले क्रिप्स मिशन आ चुका है। कब आया था? 23 जुलाई 1942। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आ चुका था 8 अगस्त 1940। तो सीआर फॉर्मूला दूसरे नंबर पे है। तो सीआर फॉर्मूला से पहले मैं चाहूंगा तो सीआर फॉर्मूला लेके कौन आए थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के बारे में कुछ जानना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो राजगोपालाचार्य जी कौन थे? तो राजगोपालाचार्य जी के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, दिमाग में आना चाहिए, भारत के गवर्नर जनरल। कब? 1947 के बाद में, आजादी के बाद में। दूसरा, मद्रास के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता। इन्होंने मद्रास में कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाते, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी बनाते हैं? स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस से अलग होके कब होते हैं? होम मिनिस्टर का पद का इस्तीफा देके। अब तीसरा, इनको भारत रत्न, पहला भारत रत्न राजगोपालाचार्य जी को मिलते हैं। क्या मिलता है? भारत रत्न लिख लेना। चौथी चीज, राजगोपालाचार्य जी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर होते हैं, द्वितीय, सेकंड होम मिनिस्टर। मतलब 15 दिसंबर 1950 को हमारे पटेल साहब का निधन होता है। पटेल साहब के निधन, उनके स्वर्गवास के बाद में होम मिनिस्टर कोई बनते हैं तो वो राजगोपालाचार्य जी। चौथी बात, राजगोपालाचार्य जी महात्मा गांधी, लोग कहते थे महात्मा गांधी की अंतरात्मा, उनका आत्मा का प्रतिबिंब है तो राजगोपालाचार्य जी। लेकिन महात्मा गांधी के साथ इनका सगा संबंधी थी। कैसे सगा संबंधी का मतलब, ये आपस में रिश्तेदार थे। कैसे रिश्तेदार थे? राजगोपालाचार्य जी की लड़की थी लक्ष्मी, उसका विवाह महात्मा गांधी के बेटे देवदास के साथ होता है। यह है महात्मा गांधी के बेटे देवदास। इनका विवाह राजगोपालाचार्य जी की लड़की लक्ष्मी के साथ विवाह होता है। तो महात्मा गांधी और राजगोपालाचार्य जी क्या है? सगा संबंधी है। अब राजगोपालाचार्य जी जब होम मिनिस्टर बनते हैं 17 दिसंबर 1950 को, पटेल साहब के बाद में, तब इनका नेहरू से टकराव होता है। नेहरू कहते हैं कि हिंदू महासभा, क्या हिंदू महासभा उभरते हुए लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कौन कहते हैं? नेहरू कहते हैं। तो राजगोपालाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, हिंदू महासभा खतरा नहीं है, खतरा है कम्युनिस्ट। क्या कहते हैं राजगोपालाचार्य जी? कि कम्युनिस्ट सबसे बड़े खतरा है, ना कि हिंदू है, हिंदू महासभा है। अब इसी के ऊपर दोनों में टकराव होता है। आगे क्या होता है? तेलंगाना विद्रोह होता है। अब तेलंगाना विद्रोह क्या है? आपसे कोई पूछे तेलंगाना विद्रोह, तो तेलंगाना विद्रोह के बारे में मैं थोड़ा, देखो ज्यादा ज्ञानी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में आए, थोड़ा सा देखेंगे। देखो तेलंगाना विद्रोह आपसे कोई पूछे कहां हुआ, तेलंगाना विद्रोह भाई साहब हैदराबाद में होता है। निजाम वहां का क्या होता है? निरंकुश तानाशाह होता है। निजाम क्या होता है? निरंकुश तानाशाह। आप इसको तानाशाह बोल सकते हैं, किसको? निजाम को। अब निजाम क्या करता है? देखो, हैदराबाद की जितनी भी जमीन है, हैदराबाद रियासत की, उस जमीन में 40% जमीन पे सीधा निजाम का अधिकार, मतलब जागीर, या फिर अपने व्यक्तियों को जागीर दे रखी। 60% जमीन इलाइट सोसाइटी के पास है, जमींदार लोगों के पास है। किसके पास है? जमींदार लोगों के पास में है हैदराबाद की जमीन। और किसानों की हालत ये है, उस समय की ये फोटो है, मतलब बेल, किसानों को बेल की तरह जोता जाता था। ठीक उसी समय हैदराबाद में निजाम एक वेट्टी, एक शब्द है वेट्टी। आपसे कोई पूछे वेट्टी, देखो ये वेट्टी शब्द दिखा, वेट्टी। वेट्टी का मतलब है जबरन श्रम कर। तो जबरन श्रम क्या? देखो, किसान खेत में काम करते, इन जमींदारों के, किसानों की बहनें, उनकी बेटियां, उनकी महिलाएं इन जमींदारों के घरों में काम करती, झाड़ू पोछा, रोटी बनाना, सिलाई पिताई का, ये सारे काम जबरदस्ती करवाए जाते थे। तो आपसे कोई पूछे वेट्टी क्या? जबरन श्रम। अब जैसे किसान कुछ बोलते तो हैदराबाद के निजाम ने रजाकार रख रखे थे। रजाकार का मतलब एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सरकार के नीचे काम नहीं कर रहे, जो वेतन नहीं पा रहे, स्वयं सेवक, मतलब खुद की इच्छा से हैदराबाद के निजाम के लठेत, जो गन बंदूक रखते थे, आर्मी की तरह रहते थे, मिलिट्री ड्रेस पहनते थे, वो लोग जो ये रजाकार थे, और किसानों को मार पीट के जबरन उनसे कर वसूलते थे। किसानों ने विद्रोह शुरू किया 1946 में। किसके प्रति? जबरन कर के बारे,
ऊपर, बेटी के ऊपर, जबरन मजदूरी के ऊपर, अपनी जमीन पे हक के लिए। और उसी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं किसानों का, वो थे सुंदर राय साहब। पुच्चलपल्ली सुंदर राय साहब जी तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करते। किसानों ने गांव में अपने आप को गुरेला पद्धति में बटालियन बनाई, महिलाओं को ट्रेंड किया, कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ होती है और हथियारों के साथ महिलाएं की विंग बनी, महिला वो सारे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब उन्हें गुरिल्ला वार से रजाकारों के ऊपर हमला शुरू किया और लगभग 3000 गांवों में समानांतर सरकारें स्टैब्लिश की थी। उसी के साथ भारत सरकार अपना इंटरफेयर करती है। जागीर उन्मूलन विनियम अगस्त 1949 में लाया जाता है, फिर 1951 में यह आंदोलन खत्म हो जाता है। तेलंगाना आंदोलन खत्म हो जाए। आपसे पूछे किसके खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ, इलाइट सोसाइटी के खिलाफ। अब इस आंदोलन में जिन लोगों ने हत्याएं की थी उनको मौत की सजा दी गई थी। अब उनकी मौत की सजा को माफ कराया गया। तो इस चीज को लेके राजगोपालाचारी और नेहरू में मतभेद होता है। इस मतभेद की वजह से थोड़े दिनों बाद में राजगोपालाचारी जी कांग्रेस को छोड़ देते हैं और साउथ इंडिया में जाके स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते हैं। आपसे कोई पूछे स्वतंत्र पार्टी डीएमके के साथ मिलकर भी सरकार बनाती है। ठीक, स्वतंत्र पार्टी राजगोपालाचारी। अब राजगोपालाचारी जी के बारे में 1961 में ऑपरेशन विजय होता है। ऑपरेशन विजय का नाम आए क्या? अगर ऑपरेशन विजय का नाम आए तो याद आना चाहिए गोवा। ऑपरेशन विजय गोवा पे हुआ था ना 1961 में। गोवा जो अपना था जिसपे बाहरी व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा था पुर्तगालियों ने बहुत समय से, उसको वापस अपने देश में मिलाया। तो ऑपरेशन विजय की आलोचना राजगोपालाचारी जी करते हैं, कहते हैं कि ये तो सैन्यवाद है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है। राजगोपालाचारी जी हिंदी का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं इंग्लिश इज फॉर एवर, हिंदी इज नेवर। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा का भी उन्होंने विरोध किया। राजगोपालाचारी कहते हैं इंग्लिश इज एवर, हिंदी इज नेवर। राजगोपालाचारी जी के बारे में आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप बता सकते हो। अब हम बात करते हैं सीआर फॉर्मूला पे वापस आते हैं। राजगोपालाचारी जी का आप मूल्यांकन अपने अनुसार कर सकते हो। सीआर फॉर्मूला देखो, सीआर फॉर्मूला से पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने संवैधानिक गतिरोध। अब ये संवैधानिक गतिरोध क्या है? बड़े भारी भरकम में शब्द बोल रहा हूं, उनको समझो। समझने की बात यह है, क्रिप्स मिशन आता है? तो क्रिप्स मिशन क्या रहता है? फेल हो जाता है हिंदुस्तान में 23 जुलाई। कब आता है? 23 जुलाई 1942 में आता है। क्रिप्स अकेला आता है जो लेबर पार्टी का होता है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी में वो मंत्री है। चर्चिल भेजता है। अब चर्चिल क्यों भेजता है इन चीजों को? अंटार्कटिक चार्टर हुआ था। अंटार्कटिक चार्टर में क्या लिखा था कि आत्मनिर्णय का प्रत्येक देश को अधिकार। अंटार्कटिक चार्टर में पिछली क्लास में बता चुका हूं। अंटार्कटिक चार्टर उसकी घोषणा बता चुका हूं। इधर चाइना में चाई शेक है, वो भी दबाव डाल रहे हैं, जो सेनापति है चाइना के। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी चर्चिल पे दबाव डाल रहे हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज वगैरह की बातें उनके नेताओं से बात करो। तो क्रिप्स मिशन फेल होता है। उसके बाद में श्री राजगोपालाचार्य जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेदों को खत्म करके आगे का स्वराज और संवैधानिक गतिरोध को आगे जो रोड़ा था उसको खत्म करके आगे लाने की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला लेके आते हैं कि दोनों क्यों ना इस पे बात करें और हम एक संविधान बनाए अपने देश का, इस पे आगे प्रशासन को, शासन को अपने हाथों में ले, स्वशासन को अपने हाथ में ले। तो उसी समय राजा गोपालाचार्य जी एक फॉर्मूला तैयार करते हैं कि कैसे कांग्रेस को बताना है, कैसे मुस्लिम लीग को बताना है कि हम आगे क्या बात करें। उसी समय मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस की भी घोषणा करता है 23 मार्च 1943 को, राजा जी के फॉर्मूले से 1 साल पहले। यही मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन से पहले पाकिस्तान 1940 में 23 मार्च 1940 में लाहौर में पाकिस्तान की मांग करता है पहली बार। तो मुस्लिम लीग का तो वही काम रहा है। वैसे एक छोटी सी यहाँ पे रोक के छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 1937 में इलेक्शन होते हैं। खुद मुस्लिम लीग का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना कराची का है। वो खुद के एरिया में मुस्लिम लीग को मिलती है 0 सीट। सिंध प्रांत है, पूरे प्रांत में कोई चुनाव लड़ता है 0 सीट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब वहां पे नेतृत्व करते हैं। वहां पे मुस्लिम लीग को मिलती है 0 सीट। पंजाब में मिलती है 2 सीट। और ये किस मुंह पे भारत का बड़ा नेता बन के बैठा था वो आप आंकलन करेंगे, बाद में बात करेंगे। मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा उस मच्छर जीने पे। तो आपसे कोई पूछे तो मुस्लिम लीग घोषणा कर देता है। अब राजा जी भी अपना
एक घोषणा पत्र लेके आते हैं कि हम क्यों ना एक समझौता करें, एक फॉर्मूला लाते। तो न्यूज़पेपर में खबर छपती है, राजा जी फैक्ट बिड विथ जीना। अरे यहाँ पे न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि इस राजा जी के फॉर्मूले को महात्मा गांधी जी ने अप्रूव किया था, मतलब महात्मा गांधी जी इस फॉर्मूले से सहमत थे और उनकी इच्छा थी। तो आपसे पूछे सीआर फॉर्मूला कब आया? 10 जुलाई 1944 क्रिप्स के बाद में आता है, और महात्मा गांधी जी से सहमत थे, उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। अब सीआर फॉर्मूला में है क्या? देखो, सीआर फॉर्मूला का पहला, हम मेन 7 चीजें देखेंगे, 5 चीजें जो भी है फॉर्मूला की, बाकी की नहीं देखेंगे, बाकी की आप पढ़ लेना। मेन क्या फोकस था? पहला पॉइंट था कि मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, और जो ये मुस्लिम लीग जिसको 0 सीटें मिल रही है, जबकि इसको यूपी में सीटें मिली है। पाकिस्तान के लोग कभी भी पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे, सिंध के लोग नहीं चाहते तो मुस्लिम लीग को 1937 में जिता देते। सीटें आती ना पंजाब में, नहीं, वो चाहते ही नहीं थे कभी भी। यूपी के लोगों ने इनको, मुस्लिम लीग के लोग जीत के आए थे। क्यों जीत के आए? कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बात करें कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि अस्थायी सरकार के गठबंधन में कांग्रेस का साथ है। कि अब देखो, वर्ल्ड वार चल रहा है, उसके बाद में जब तक वर्ल्ड वार खत्म ना तब तक एक सरकार बनाए, हम कामकाज देखें, वित्त मंत्री वगैरह जो वित्त का काम है, एजुकेशन का, सारे काम हम देखें, इसके लिए भारतीय आ गए, सरकार बनेगी, मुस्लिम लीग भी उसमें साथ में आए। अब दूसरा पॉइंट कि आप सरकार में साथ दो, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था मुझे तो अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए, वो तो रट लगाए बैठा था। क्रिप्स में भी वो कह रहा था कि मुझे तो अलग देश चाहिए। 1940 से वो यही अपनी रट, एक होता है ना छोटा बच्चा होता है जिसका कुछ है नहीं, कोई जनाधार भी नहीं था। मुस्लिम लीग का 0-0 सीट पाने वाली पार्टी 1937 में सिंध में और पंजाब वाले एरिया में 2 सीट पाने वाली पार्टी, वो जिद लगाए बैठी है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। तो उस कहते हैं ना कि कांग्रेस ने बीज बोए थे लखनऊ समझौते से, अब वो बड़ा पेड़ हो चुका है, कंटीला झाड़ी, और बड़ा मच्छर भी हो चुका है। विश्व युद्ध के, दूसरा पॉइंट था, विश्व युद्ध के खत्म होने पे भारत के उत्तर पश्चिमी, मतलब आज का पाकिस्तान, पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक सीमाओं का निर्धारण करके वहां पे क्या एक इलेक्शन कमीशन होगा। बोले कमीशन, मतलब जो इलेक्शन कराएगा, कमीशन क्या करेगा? कमीशन व्यस्त मताधिकार प्रणाली के आधार पे इन क्षेत्रों में निवासियों की मतगणना करके भारत से उन्हें संबंधित विच्छेद पे प्रश्न किए जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों पे वोटिंग होगी। तो जिन्ना को ये बोला गया, तो जिन्ना तो एक्सेप्ट थोड़ा करेगा। अब जिन्ना को क्या ये पॉइंट अच्छा लगेगा? है? अब देखो दूसरी चीज और देखो, राजा जी फॉर्मूला डायरेक्टली पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट होगी भाई, आप कह रहे हो कि ठीक आप ले लो, इनको बोलते ही नहीं कि हम देंगे नहीं, भाई बात खत्म, जाते कहां है। तो दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट में मैं कहना चाहता हूं, जिन्ना इस पॉइंट से घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? देखो, मैं, एक होता है कि लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोल रहा है, फैक्ट कहां है? तो फैक्ट, ये तो मैंने मैप है, आप इसको देख सकते हो नेट पे, 1937 का इलेक्शन सर्च करना इंडिया का, तो उसमें आप देखोगे सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की सरकार होती है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सिकंदर हयात और सर छोटू राम जी की पार्टी, उनकी सरकार होती है। यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस की पार्टी को यहाँ पे बहुमत होता है, पेशावर वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया। अब आप इधर देखोगे बंगाल में करसक प्रजा पार्टी होती है, ठीक है, कहीं भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनती। और चलो सरकार तो दूर की बात है, बहुत बड़ी बात होती है, सिंध में मुस्लिम लीग को मिलती है 0 सीट, पंजाब में 2 सीट, इस एरिया में 0 सीट, ठीक। अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। अब इसी के साथ देखना, अगर ज्यादा, बंबई में इसको 18 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को, या कैसे मिल गई इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। बंगाल में भी आप कर सकते प्रजा पार्टी, यूपी में 30 सीट मिलती है मुस्लिम लीग को। है, मुस्लिम लीग के सपोर्टर तो यहां बैठे थे भाई, यहां बैठे हैं, यहां पे 1937 में। ये तो बेचारे पीछे गए फोकट में, ये तो अपने भाई हैं, ये भी अपने भाई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का सपोर्ट ये तो कर ही नहीं रहे थे, कभी पाकिस्तान नहीं मांगा इन लोग, यहाँ की जनता ने। अगर यहाँ वोट हो जाते तो जिन्ना को क्या पाकिस्तान मिलता? नहीं मिलता। जिन्ना ने कहा ना 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 ना, वो राजगोपालाचार्य फॉर्मूले को खत्म करता कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा। अब राजगोपालाचार्य फॉर्मूला की तीसरी शर्त कि चुनाव होंगे, राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार करेगी, कहा कि अगर मान लो कि अगर उस चुनाव में देश का विभाजन करना पड़े तो देश का विभाजन भी कर देंगे। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला जिसको गांधी जी समर्थन देते हैं, कहा कि दूर संचार कार्य इनका हम क्या करेंगे, बंटवारा कर लेंगे। अब राजगोपालाचार्य फॉर्मूला क्या रहता है भाई साहब? फ्लॉप हो जाता है। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला फ्लॉप हो, मतलब जिन्ना मानता नहीं,
तो फिर गांधी जी पर्सनली मोहम्मद अली जिन्ना से बंबई में बिरला हाउस है वहां पे मिलता है, और ये उस समय की फोटो है। 9 सितंबर से 27 सितंबर तक बातचीत चलती है कि राजा जी का फॉर्मूले के ऊपर, मतलब गांधी जी का ही फॉर्मूला कह सकता हूं, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने सहमति दी है। तो अब इस फॉर्मूले पे कितने दिन बात चलती है? 9 सितंबर 27 सितंबर तक जिन्ना के साथ। जिन्ना मानता नहीं, जिन्ना को डर था कि 1937 के इलेक्शन वाले हाल हो जाएंगे। ठीक है, उस समय ये हालत थी उस जिन्ना की। गांधी जी जिन्ना को उस समय कहते हैं कायदे आजम। क्या आपसे पूछे कायदे आजम का मतलब क्या है? कायदे आजम का मतलब है, कायदे आजम का मतलब है महान नेता। क्या नाम है? महान नेता। और फर्स्ट टाइम कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने राजा जी फॉर्मूले का विरोध किया। हिंदू महासभा ने भी विरोध किया कि आप ये क्या है, ये पाकिस्तान इनको थाली में परोस के दे रहे हो। तो भाई जिद्दी तो कर रहे, नहीं देते क्या कर ले, जनाधार तो था नहीं लोगों के पास कुछ भी। ठीक, तो राजगोपालाचार्य जी ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, गांधी जी के कहने पे किया। वो कहने पे तो सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहूंगा, कहने मतलब वो फॉर्मूले को गांधी जी की मंजूरी थी। तो आपसे पूछ ले, लेकिन जिन्ना ने ये फॉर्मूला क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपसे कोई पूछे राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या, लेकिन अब उधर एक और क्यों सुनाता है? भुल्लाभाई देसाई, ये है भुल्लाभाई देसाई जी, ये सामने नेहरू और इधर राजेंद्र बाबू। तो भुल्लाभाई देसाई जी केंद्रीय व्यवस्थापिका के सभा के सदस्य थे। उन्होंने लियाकत अली से एक प्रस्ताव दिया। लियाकत अली को क्या प्रस्ताव दिया कि केंद्र पर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, कि हम सरकार बनाए जिसमें सेना और अल्पसंख्यक रहेंगे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बराबर क्या रहेंगे, उस सरकार में बंदे रहेंगे। मान लो कि 15 बंदे इनका कैबिनेट बना, 7 मुस्लिम लीग का, 7 कांग्रेस का। अब सोचो कि कांग्रेस के नेता किस आधार पर मुस्लिम लीग को तवज्जो दे रहे हैं, जहां पर पंजाब में कोई सीट नहीं, सिंध में सीट नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में सीट नहीं, जो आज पाकिस्तान के अधीन में आधा पंजाब वगैरह सिंध वाला एरिया। जिन्ना की जन्म स्थली कराची, वहां उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो। उस पार्टी को आधे सीटें देंगे, तो उस पर भी लियाकत अली मना कर देता है। कौन मना कर देता है? लियाकत। अभी लियाकत अली कौन? देखो, लियाकत अली का जन्म हरियाणा में होता है, कराची लाहौर वगैरह से ताउम्र से कोई, मतलब इसकी पढ़ाई अलीगढ़ में होती है। फिर एक धार्मिक उन्माद में आके यह आदमी उस व्यक्ति का साथ देता है जो एक मच्छर टाइप का था, जिसका जनाधार नहीं, फिर बनता है टिकटॉकिया का। वो आज देश गलत में, वैसे ही पाकिस्तान हमारे लोग थे वो, लेकिन गलत लोग को हमने नेतृत्व दे दिया। मिलेगा एक दिन हमारा देश वापिस, वो हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है वो। तो लियाकत अली क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर। इसी लियाकत अली की उस देश में हत्या हो जाती है। अलीगढ़ से पढ़ा, लियाकत अली पहला प्रधानमंत्री, इसकी हत्या भी हो जाती है, और मुस्लिम लीग का दूसरा बड़ा नेता था। एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा, तो अगर पाकिस्तान अगर इतना ही प्यारा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के पोते पोतियां हिंदुस्तान में बिजनेस नहीं करते, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। 2004 में सिर्फ एक बार उसी कब्र पे गए थे। नाम नहीं लूंगा, आप जाके सर्च करना, मोहम्मद अली जिन्ना सर्च करना, उनकी बेटी, उसने हिंदुस्तान में विवाह का, पाकिस्तान गई नहीं। उसके बेटे, उनके बेटे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, आईपीएल में उनकी एक टीम भी है मोहम्मद अली जिन्ना के पोतों की। हम देखो कितने लिबरल है, सेकुलर है? जो व्यक्ति हिंदुस्तान को तोड़ गया, उनके पोते पोते हमारे देश में फिर रहे हैं। सोचो, हम कुछ नहीं करते, और वो लोग कहते हैं कि हमसे खतरा था। जिन्ना तो ये कहा ना कि हिंदुओं से, हिंदू बहुसंख्यक है, उनको मुसलमानों को खतरा है। अरे भाई, तेरी औलाद तो यहां फिर रही है, इनको तो हम कुछ नहीं कर रहे। सोचो, जिसने पूरा देश तोड़ दिया, जो एक बहुत बड़ा, मतलब दुमुई का सांप था, जहरीला, उसके बच्चों को हमने कुछ नहीं कहा, और आज ही फिर रहे हिंदुस्तान में। वो आईपीएल टीम, उनकी आईपीएल टीम है जिन्ना के पोतों की हिंदुस्तान में। तो ये राजगोपालाचार्य फॉर्मूला के बाद में भुल्लाभाई देसाई वाला आया। मैं थोड़े मेरे इमोशन पे कंट्रोल रखता हूँ, ये चीजें मैं नहीं चाहता आप भी, लोग कुछ कहेंगे कि भाई मैं सेकुलर नहीं हूं। देखो, मैं सेकुलर भी हूं, मैं लिबरल भी हूं, लेकिन इनसे पहले मैं भारतीय हूं। भारतीयता से, लिबरल और सेकुलर से बढ़ के डेफिनेशन है भारतीयता। ये तो छोटे छोटे पार्ट है। भारतीयता मतलब वसुदेव कुटुंबम है, सब हम एक हैं। तो क्या है बताऊं मैं? अब देखो, बाद में हम बात करते हैं। श्री राजगोपालाचार्य फॉर्मूला हो गया खत्म। अब पढ़ते हैं वेवेल योजना। ये वेवेल योजना क्या है? ये आती है 14 जून 1945 को। ऐसा क्या हुआ कि 14 जून 1945 को वेवेल योजना लेके आती है? अंग्रेज इतने सीधे तो थे नहीं,
मतलब शरीफ नहीं थे ये लोग इतने कि ये जल्द से जल्द ये योजना लेके आए। तो सबसे पहले देखो लिन लिथिगो जो गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के, उनका ट्रांसफर हो जाता है 1943 में, और उनकी जगह आते हैं लॉर्ड विस्काउंट वेवेल। कौन आते हैं? लॉर्ड विस्काउंट वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। अब ये प्रस्ताव क्यों रखते हैं? उसमें देखो प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन का चर्चिल। कहा जाता है कि चर्चिल को भारत के का कोई भी मुद्दा उसको लेके उसे बात करो तो वो घृणा करता था। गांधी के बारे में, हमारे गांधी जी के बारे में उन्होंने बहुत अशब्द भी कहे हैं कि वो बुढ़ा फकीर, वो मर क्यों नहीं जाता, वो जिंदा क्यों है, बहुत सारी चीजें बोली है उसने, बहुत उल्टी उल्टी बातें बोली है चर्चिल ने। बात करेंगे जब चैप्टर आएगा उसके बारे में। तो ये आता है वेवेल। तो वेवेल योजना क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी मेरे भाई ये है, देखो ये कहानी है। अपना हीरो है ना, ये हीरो बैकग्राउंड में रह के काम कर रहा था, अपना नेताजी, अपना बॉस। अब देखो कहानी क्या है, कहानी सुननी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत नेताजी को अंडर नरेटेड मानते हैं, लेकिन नेताजी की वजह से ही वेवेल योजना आई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पैर कम पाए थे। तो आजादी में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, अपना हीरो भी है। ठीक है, नेताजी। अब देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले एक घटना होती है, उस घटना पे बात करते हैं। देखो वेवेल योजना से पहले श्री राजगोपालाचार्य था फॉर्मूला, उससे पहले क्या आती है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों आया? देखो क्रिप्स मिशन आता है भाई, द क्रोनोलॉजी समझना। 23 जुलाई 1942 को, सॉरी 23 मार्च, मैं जुलाई लिख रहा हूं, माफी चाहूंगी, 23 मार्च। क्रिप्स मिशन कब आया? 23 मार्च 1942। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया? उस समय चर्चिल ही था प्रधानमंत्री। अब देखो बात सुनो, 7 दिसंबर को जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करता है यूएस के 1941 में, और 8 मार्च तक रंगून तक आ जाता है जापान। कहां तक आ जाता है? रंगून। ये रंगून कहां तक? 8 मार्च तक 1942 तक रंगून तक जापान का अधिकार हो जाता है। ये मलक्का स्ट्रेट वगैरह, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन पूरे एरिया पे जो ब्रिटिशों की पहले कॉलोनियां थी, थाईलैंड, लाओस, सब पे जापान कब्जा कर लेता। अब जापान का अगला टारगेट था हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दे रहे, इधर चर्चिल पे दबाव डाल रहे हैं। कौन? चाइना का सेनापति चाइशेक, और उधर से रूजवेल्ट जो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो किस पे दबाव डाल रहे हैं? चर्चिल पे। दूसरा, चर्चिल ने और रूजवेल्ट ने अंटार्कटिक चार्टर साइन किया था। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं अंटार्कटिक चार्टर, तो आप नेट पे सर्च करना अंटार्कटिक चार्टर क्या है, यूट्यूब पे वीडियो भी है पिछला, उसमें बता चुका हूं क्या है। उस चार्टर में ये लिखा गया कि वर्ल्ड वार के बाद में हम आदर्श स्थिति क्या रखते हैं, मतलब दुनिया की, कि कोई भी देश आत्मनिर्णय का अधिकार रहेगा, कि जो भी देश गुलाम है उसको अपना आत्मनिर्णय करने का अधिकार रहेगा, स्वराज का अधिकार है। तो चर्चिल पे दबाव बना रहे हैं। अब इधर से जैसे रंगून पे यहाँ 8 मार्च को जापानी पहुंचे, 11 मार्च को चर्चिल ने घोषणा की, 23 मार्च को क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आ जाता है। अब वापस कहानी आगे बढ़ती है। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करते हैं। उसी समय 21 अक्टूबर 1943 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अस्थायी मंत्रिमंडल बनाते हैं, मतलब हिंदुस्तान के लिए मंत्रिमंडल बनाते हैं। इस पे बात करेंगे जब नेताजी पे क्लास होगी। अस्थायी मंत्रिमंडल बनाते हैं। उसी के साथ साथ जापानियों ने अंडमान एंड निकोबार, देखो ये अंडमान निकोबार, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल नेताजी को दे दिया। थोड़े दिनों में ही नेताजी ने रंगून के रास्ते होते हुए कोहिमा को भी जीत लिया। कहां तक? अपना हिंदुस्तान में कोहिमा में आजाद हिंद फौज की एंट्री होती है। कब? 1944 में। तब ब्रिटिशर्स के कान खड़े होते हैं कि शेर आ लिया, है ना, अपना शेर। जैसे शेर को दिखते उनको लगा कि अब हमारा खत्म है, खात्मा। तभी उसी समय गांधी जी को, जो जेल में थे, कौन थे जेल में? गांधी जी को भी जेल से छोड़ दिया जाता। अब गांधी जी को भी जेल से छोड़ा जाता है। वेवेल योजना लाते हैं कि हम बातचीत करते हैं कांग्रेस से, इनसे। पहले तो ये बात ही नहीं कर रहे थे। याद करो, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को, है 8 अगस्त 1942 को। गोवालिया टैंक याद है? गोवालिया टैंक, ये गोवालिया टैंक देखो, वैसे कहते हैं गोवालिया टैंक। आप क्या करते हो, मैं थोड़ा सा पीछे जानना चाहता हूँ।
भारत छोड़ो आंदोलन में गोवालिया टेक जो बंबई में है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। गोवालिया टेक, अब इसका नाम रखते हो गोवालिया टेक, रुनासप अली झंडा लहराया था ना। गोवालिया का मतलब है पहले गाय माता, मतलब जो गाय चराने वाले थे, गायों को वहां लाते, वहां एक तालाब था उस मैदान में, पहले तालाब था और वहां पे गाय पानी उनी पीती थी, रेस्ट करती थी, इसलिए उस जगह को गोवालिया टेक कहा जाता था। लेकिन फिर उस जगह को तालाब को बूर के जगह को समतल करके मैदान बना गया, इसलिए वो गोवालिया टेक मैदान कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बातें थी, करो और मरो का नारा दिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा कहां, पूना में आगा कहां पे लेस है ना, वहां पे रखा जाता है? देखो ब्रिटिशर कैसे हैं, आगा खा पैलेस में रखा जाता है, बाकी कांग्रेस के नेताओं को अहमदनगर रखा जाता है। आगा खा पैलेस में कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई जो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी महात्मा गांधी जी को छोड़ते नहीं है। महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब होती है, वो भूख हड़ताल भी करते हैं, फिर भी चर्चिल नहीं छोड़ता है। लेकिन इधर से आजाद हिंद फौज का अंदेशा, महात्मा गांधी की ज्यादा ही तबीयत खराब होती है, तो वेवेल चर्चिल से रिक्वेस्ट करता था, महात्मा गांधी जी को छोड़ते हैं, फिर वेवेल योजना लेके आते हैं। समझ गए वेवेल योजना क्यों आई? तो ब्रिटिशर बिना दबाव के काम नहीं करते, फोर्स चाहिए था। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, 1940 में रामगढ़, पहले बिहार, आज झारखंड में रांची के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, जहां कांग्रेस का 1940 में अधिवेशन होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो अपने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और आमिर खान के सारे रिश्तेदार भी, जो फिल्म स्टार है, वो अध्यक्षता करते हैं 1940 से 1946 तक। उन्हीं के जस्ट कांग्रेस के अधिवेशन के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज, कहते हैं कि ब्रिटिशर से कॉम्प्रोमाइज मत करो, इन पे दबाव बनाओ। इन्होंने देखो आज दबाव बनाया तो महात्मा गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। और क्या किया, वेवेल योजना लेके आ रहे हैं। कौन लेके आ रहे हैं? गवर्नर जनरल वेवेल। कब लेके आए हैं आपसे पूछे तो 14 जून 1945। तो आप इसको बता सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ था, बैकग्राउंड में काम कर रहे थे नेताजी, मतलब लिखाई और छपाई पे उनका कोई ध्यान नहीं था, वो अपने काम में काम कर। बहुत सारे नेता ऐसे तो जो छपाई में विश्वास करते हैं कि हमारी फोटो छपे बड़ी बड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस तरह के नहीं थे। तो वेवेल योजना 14 जून 1945 को आती है। अब ये योजना क्यों आती है? नेताजी सुभाष चंद्र वहां पहुंच गए, ब्रिटिशर्स की हालत खराब है, जापान भी अटैक कर रहा है, अंटार्कटिक चार्टर का दबाव जो संधि हुई थी, चाइना का सेनापति था उसका दबाव, रूजवेल्ट का दबाव, वेवेल के पास ये जाते हैं, वेवेल जाते हैं चर्चिल के पास जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है। और उसी समय भारत सचिव लॉर्ड एमरी, या आमरी कर दिया, एमरी, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन, मतलब जैसे अपने लोकसभा है वहां से हाउस ऑफ कॉमन में स्पीच देते हैं कि जो संवैधानिक गतिरोध रुका हुआ है, क्या भारत में राजनीतिक जो गतिरोधों की वजह से संवैधानिक जो गतिरोध रुका हुआ है, ये संवैधानिक जो समझौता होना है उसमें जो गतिरोध है, या पूर्ण स्वशासन जो गतिरोध है, उसको दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वेवेल भी वही सोचता है, आमरी भी वही सोचते हैं। वेवेल वापस हिंदुस्तान आते हैं और एक योजना पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? एक योजना पेश करते हैं। उसी योजना को बोलते हैं वेवेल योजना। तब योजना क्या है? पहले वेवेल योजना, ये वेवेल है गवर्नर जनरल। अब इसमें 7 पॉइंट है, उनको देखते हैं इस योजना में क्या क्या है। कांग्रेस के लिए और मुस्लिम लीग के क्या क्या रखा है इन्होंने कहा, देखो ये कभी भी अभी हिंदुस्तान को आजाद करने की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की डायरेक्ट मांग थी कि हमें आजाद करो, कंप्लीट फ्रीडम। जबकि वेवेल क्या कह रहा है कि वॉइस रॉय, मतलब इसकी खुद की वेवेल की कार्यकारिणी परिषद, जिसमें पहले ब्रिटिशर होते थे, जैसे आज मैं बोलूं कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन उसमें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। जैसे आजकल जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसी तरह का कि मेरी परिषद में जो मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर के बराबर पावर रहेगी। कार्यकारी परिषद का गठन होगा जिसमें केवल वॉइस राय और कमांडर इन चीफ अंग्रेज होंगे और बाकी जितने भी 15 सदस्य हैं वो सब भारतीय होंगे। दूसरी बात कि डिफेंस को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट भारतीयों को दिए जाएंगे, एजुकेशन, शिक्षा, सोशल, हेल्थ वगैरह सब कुछ। अब इस कार्यकारिणी में जितने हिंदू होंगे उतने ही मुसलमान, दोनों की संख्या बराबर रखी जाएगी। क्या इनकी बुद्धि घास खाने चली गई थी? भाई हिंदू 80% है और 20% मुस्लिम है, मतलब ये तो अल्पसंख्यक का बहुमत, बहुसंख्यक पे अत्याचार। ये तो यही कर रहे थे भाई, बराबर करने का क्या मतलब है?
ठीक, आगे इन्होंने कहा कार्यकारी परिषद का एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगा और गवर्नर जनरल अपना वीटो यूज करेगा। देखो पूरी पावर अपने पास रख रहा है वीटो यूज करेगा, लेकिन कभी कभी यूज करेगा। ठीक, अब ये तीन चीज आपसे कोई पूछे वेवल योजना के बारे में आप तो बता देना। चौथा, पांचवा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जिनको गिरफ्तार किया था उनको हम सबको रिहा कर देंगे। ठीक, और जैसे ही रिहा करेंगे वेवेल योजना घोषणा में कहा उसके बाद हम शिमला में एक सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में सबको बुलाएंगे, सारे राजनीतिक प्रतिनिधियों को सबको बुलाएंगे। जैसे युद्ध खत्म होगा, युद्ध खत्म होते ही भारत को अपना एक संविधान बनाने की क्या दी जाएगी, संविधान बनाने का छूट दी जाएगी। लेकिन संविधान तो बना लेंगे भारतीय, इसके साथ इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इंग्लैंड का व्यापार देखने, उसकी बातें चीजें देखने के लिए और भी कोई हित है, कोई राजनीतिक पॉलिसी वगैरह है, कोई भी और जो उसके बेनिफिट की चीजें, उनके लिए एक हाई कमिश्नर हिंदुस्तान में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आजादी की बात नहीं कही कंप्लीटली। तो अब इस चीज के ऊपर ये वेवेल अपनी योजना लेके आते हैं। अब इस योजना के तहत शिमला में क्या होता है, देखो शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना दोनों एक है। शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है 25 जून से 14 जुलाई के बीच में। कहीं कहीं लिखा जाता है कि इस सम्मेलन में भारत के 21 नेता पहुंचे और कहीं कहीं लिखा जाता है कि इसमें 22 नेताओं का प्रतिनिधि गए थे। अब इसके अंदर सबसे मेन मुझे कोई नेता लगे तो तीन नेताओं को मैं वाकई मानता हूं, उनका वाकई रोल था। एक तो थे तारा सिंह जी। ठीक, तारा सिंह जी के साथ साथ आप देखोगे हमारे बाबा साहब, उनका नेतृत्व, और साथ में कोई थे तारा सिंह, बाबा साहब और उनके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद और पटेल साहब। अब इस आंदोलन में आप फोटोएं देखोगे, सम्मेलन में, सॉरी आंदोलन लिखना माफी चाहूंगा, इस सम्मेलन में 22 नेता है। यहाँ पे आप पिक देखोगे, देखो मैं अब जूम तो नहीं कर सकता, शायद जूम करने पे अभी आएगी नहीं, आप नेट पे देखना शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस ऐसे सर्च करोगे आ जाएंगे। ये है राजेंद्र प्रसाद, श्री राघोपालाचार्य साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये कार्टून जीना, कार्टून इसलिए इसका जनाधार नहीं था 1937 के इलेक्शन में, ठीक है, तथाकथित नेता था। तो अब इसके अंदर साथ साथ में ये तारा सिंह जी भी इसमें आए थे। तारा सिंह जी सिखों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। अब देखो तारा सिंह जी के बारे में ये भी है कि जब पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, पंजाब में अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी 1946 के इलेक्शन के बाद। मुस्लिम लीग की सरकार भी नहीं बनती है, जनता नकार देती है मुस्लिम लीग को, फिर भी पंजाब पाकिस्तान को दे दिया जाता है। उसी समय तारा सिंह जी विधानसभा से बाहर निकल के अपनी तलवार लहरा के कहते हैं अगर किसी ने पाकिस्तान की मांग की तो उसकी गर्दन काट दूंगा मैं, खून बहा दूंगा यहाँ पे। तो तारा सिंह जी वाकई में रियल भारतीय थे। कभी भी धर्म के आधार पे उन्होंने तो नहीं कहा कि हमको हिंदुस्तान से अलग होना है। फिर भी तथाकथित नेताओं ने, ब्रिटिशर्स ने, कुछ सेकुलर ने, सुडो सेकुलर ने मिलके हमारा हिंदुस्तान तोड़ दिया। तो इस सम्मेलन में आपसे पूछे तो ये, अब इस सम्मेलन कहाँ होता है, शिमला में होता है। अब इस सम्मेलन में सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी है, जॉन मथाई भी है जो ईसाइयों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधि तो कर रहे हैं जॉन मथाई साहब। अब इसके अंदर सीधा सा ये था कि कार्यकारी जो परिषद थी ना, वेवेल योजना में क्या था कि कार्यकारी परिषद में भारतीय रहेंगे। अब इसमें यह था कि 5 भारतीय प्लस 5 हिंदू रहेंगे। वेवेल योजना देखो मैं दिखाता हूं। वेवेल में देख रहे कार्यकारी मुसलमान सदस्यों की संख्या 7 हिंदू के बराबर रहेगी। तो शिमला समझौते में, जो शिमला सम्मेलन में होता है कि 5 मुसलमान 5 हिंदू रहेंगे, एक ईसाई, बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे दलितों का रिप्रेजेंटेशन, बहुसंख्यक बहुजनों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, तारा सिंह जी भी है, और साथ में गवर्नर जनरल ये रहेंगे। तो मुस्लिम लीग कहता है कि मुसलमान जो रहेंगे इस कार्यकारी परिषद में वो सारे मुस्लिम लीग के होंगे जिन्हें जिन्ना चूज करेगा। लेकिन कांग्रेस का तो नेतृत्व भी अब्दुल कलाम आजाद कर रहे हैं, अबुल कलाम आजाद ही कर रहे हैं कांग्रेस का नेतृत्व, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी 1940 से 1946 तक रहते हैं, मेरिट अधिवेशन तक रहते हैं ना। तो अब इस चीज पे लेके कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में थन जाती है, दोनों में बात नहीं बन पाती है। इसी मांग को लेके ये सम्मेलन क्या होता है भाई साहब, 14 जुलाई को फ्लॉप हो जाता है, असफल हो जाता है। अब न्यूज़पेपर में छपता है शिमला कॉन्फ्रेंस फेल।
अब उसी समय एक राजनीतिक उलटफेर होता है चर्चिल की जगह। देखो दूसरा पहला उलटफेर देखो, उधर से जापान का डर लग रहा था, उसी समय 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है 1945 को, 15 अगस्त 1945 को, 15 जुलाई को ये खत्म होता है। लेकिन इसी समय जुलाई में यूके में चुनाव होता है, यूनाइटेड किंगडम में। जैसे अपने यहाँ पे दो पार्टियां बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, उसी तरह यूके में दो पार्टियां, लेबर पार्टी, मजदूर दल, क्या क्या है, कौन कौन से हैं, मजदूर दल और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी दल, कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे चर्चिल, तो चर्चिल चुनाव हार जाते हैं और मजदूर दल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एटली। अरे एटली की सहमति भारत के साथ थी। जैसे एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसी समय भारत सचिव कौन बनते हैं, एमरी को उठा के पैथिक लॉरेंस बनते हैं, और ये वेवेल योजना खत्म हो जाती है। वेवेल को यहां से हटा दिया जाता है, उनकी जगह माउंट बेटन हिंदुस्तान में थोड़े दिनों के बाद में गवर्नर जनरल आ जाता है। तो इसी के साथ शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना और राजगोपालाचारी फॉर्मूला आपको याद हुआ, तो आप देखिए। इसी के साथ सारा बयान राम राम, जय हिंद। देखो भाई वीडियो अच्छा लगे, ये लगे कि यार मैंने कुछ चीज गलत भी बता दे, देखो भगवान तो हूं ना, इंसान हूं, आपको लगे कि मैंने कुछ फैक्ट गलत बताया या शब्दों की मेरी टंग मिस टंग हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। मेरा कोई आशय नहीं है किसी का दिल दुखाने का, ठीक। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि भाई वीडियो बढ़िया है या कुछ और सुधार करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने यूपीएससी के लिए भी बनाया। दूसरा, आप एक भारतीय हो, पहला मकसद है भारतीय कि आपको देखना चाहिए। दूसरा है मेरा यूपीएससी। यूपीएससी में तो आएंगे सारे क्वेश्चन आने यहाँ से। पहला, आप भारतीय हो, आपको जानना चाहिए कि आपके पूर्वजों के क्या डिसीजन थे और एक मच्छर कैसे पूरे देश की स्थिति कर गया। वो था जिन्ना, ठीक है, जिसका जनाधार नहीं था। देखो आपको ये कोई नहीं बताएगा 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना का कोई जनाधार नहीं था, 0-0 सीट पाने वाला अपना दाहिना हाथ ले गया हिंदुस्तान का। इसी के साथ सारा बहन राम राम।